Hello friends, this is Sakshi and you are my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं सिविक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। फिर हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल से कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसमें हमने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा था, अपार्थीड रिजाइन के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि किस तरह से वाइट्स जो थे उन्हें बहुत सारे प्रिविलेज मिलते थे और ब्लैक्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, जबकि 3/4 जो लोग थे वो ब्लैक्स ही थे। उसके सिवाय और भी क्लासेस रहते थे जैसे कि कलर्ड और माइग्रेटेड इंडियंस। ठीक है, फिर हमने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने पढ़ा था कि लास्ट में किस तरह से पूरा जो साउथ अफ्रीका है वो बन जाता है एक रिपब्लिक 26 अप्रैल 1994 को। सब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2, जिसमें हम देखने वाले हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल, यानी आम जनता को जो इंटरेस्ट है उसको सेव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। वेदर दे बिलोंग टू मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी, अब भले ही वो बड़े कम्युनिटी के हों या छोटे कम्युनिटी के, ठीक है, उन लोगों की जो इंटरेस्ट है, उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, पर्सनल हक हैं, उन सबको सेव करने के लिए सेफ गार्ड के रूप में होता है कॉन्स्टिट्यूशन। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू फुलफिल फॉलोइंग टास्क, यानी इन सब टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। It generates a degree of trust and coordination among people that is necessary for the different kinds of people living together, यानी इससे लोगों के अंदर एक ट्रस्ट, कानून के प्रति एक विश्वास जागता है, आम जनता के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, और जो कि बहुत ज़रूरी है एक डेवलप्ड नेशन के लिए। तो अगर हमें डेवलप करना है तो हमारे बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, हम आराम से एक दूसरे के बीच जी सके, इस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है कि किस तरह से लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। It specifies how the government will be constituted and who will have the power to make this decision, यानी क्लियर करता है ये बात कि किस तरह की गवर्नमेंट होगी, किस तरह से गवर्नमेंट को चूज़ किया जाएगा, और कौन कौन से पावर्स है गवर्नमेंट के पास, और क्या क्या करना पड़ेगा उसे कोई डिसीजन बनाने के लिए। इट लेज डाउन लिमिट्स टू द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के जो पावर है उसके लिए लिमिट बनाता है, कोई भी गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज ना करे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेफ गार्ड देता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, और जब कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक है जगह, तो लोगों के अंदर क्या होगी, भावना होगी, उसे वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेस कर पाएंगे तो उस तरह से पता चल जाएगा कि लोगों का क्या एस्पिरेशंस है एक अच्छी सोसाइटी बनाने के प्रति। नाउ लेट्स सी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो भारतीय संविधान है वो किस तरह से बना। Indian constitution was drawn up under very difficult circumstances. The making of the constitution for a young and diverse country like India was not as easy work, यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान का काम नहीं था। ठीक है, बच्चों का खेल नहीं था, बहुत ही मुश्किल टास्क था, क्योंकि आसपास जो सिचुएशंस क्रिएटेड थे वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वो तो यहाँ पे पहले ही सिचुएशंस इतनी ख़राब थी, और साथ ही साथ इतना बड़ा देश है हमारा भारत, इतनी डाइवर्स कंट्री है, तो बनाना और मुश्किल हो गया। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, यानी हम जानते हैं कि आज़ादी हमें किस बेसिस पर मिली थी, बताओ। तो क्लास 8 में हमने पढ़ा था कि आज़ादी हमें पार्टीशन के बेसिस पे मिली थी, यानी हमारे साथ डिवीज़न हुआ था, पार्टीशन हुआ था। कौन से दो देशों के बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान, दो स्टेट्स के बीच, जब दो कंट्रीज़ के बीच जब पार्टीशन हुआ, पहले ये दोनों एक ही थे, पर फिर जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बलबूते पे ही हमें आज़ादी मिली। पार्टीशन की वजह से कह सकते हैं कि पार्टीशन की कीमत पे हमें आज़ादी मिली। ठीक है, तो पहले ही पार्टीशन बना था,
तो इसी वजह से कंट्री में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो इस बात का ध्यान रखना था कि लोगों के अंदर ये ना हो जाए कि ये जो है वो इस परफेक्ट, इस यूनिक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरे रिलीजन को नीचे कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ही पार्टीशन से लोगों के अंदर पहले ही कन्फ्यूजन थे, इसी वजह से सर्कमस्टांसेस उतने भी खराब नहीं थे जितने आसपास का, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उतना भी हार्ड काम नहीं था जितना आसपास के सराउंडिंग्स की वजह से हो गया, आसपास जो सिचुएशन चल रही थी उनकी वजह से। The British left the decision to the rulers of princely states. It is to merge with India और पाकिस्तान और remain independent. यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें हमें आज़ादी मिली थी, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा राजकुमार वाले, समझ गए ना, क्योंकि आपको अगर वो नहीं पता होगा तो आपको बेसिक आपने 8th में पढ़ा है कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे, ब्रिटिश ने उनसे पूछा था कि आपकी मर्जी, आप इंडिया के साथ मर्ज होइए, पाकिस्तान के साथ मर्ज होइए, अपने आप इंडिपेंडेंट बन जाइए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस थे, ठीक है, क्योंकि उनको प्रेजेंट के बारे में भी सोचना है कि प्रेजेंट की जो कंडीशंस है उन्हें सुधारना है और साथ ही साथ नेशन का फ्यूचर भी देखना है कि अभी जो हम रूल्स बना रहे हैं वो फ्यूचर में किसी को मुश्किल ना खड़ी कर दें। नाउ लेट्स सी द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ का रास्ता। The consensus of creating the Indian Constitution has evolved during the freedom struggle. यानी आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तभी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया जो था, एग्रीमेंट जो था, वो क्रिएट हुआ था। There were different views regarding what path India should take after independent. यानी लोगों के अलग अलग व्यूज थे कि इंडिया कौन सा पाथ चुनेगी आज़ादी के बाद। बट सम बेसिक आइडियाज वेर एक्सेप्टेड बाई एवरीवन, पर कुछ जो बेसिक आइडियाज थे वो सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए थे। These basic ideas were pivotal in the formation of the Indian government. यानी ये सारे जो थे वो pivotal थे, यानी ये तो बहुत इम्पोर्टेंट थे क्योंकि सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो इसी वजह से उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर से ज़रूर शामिल किया गया है। नाउ लेट्स सी डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, किस तरह से उन पर डिस्कशन हुआ। In 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. मोतीलाल नेहरू को तो आप जानते ही होंगे, जवाहरलाल नेहरू के फादर। तो 1928 में उन्होंने और 8 और कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने भारत के लिए संविधान ड्राफ्ट किया, लिखा। At the Karachi session of the Indian National Congress in 1931, the leaders decided how the Indian Constitution should लुक लाइक, यानी कराची सेशन जो हुआ था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि किस तरह से लीडर्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे। Some important topics like universal adult franchise, right to freedom and equality, rights to minorities, एक्सेट्रा वेयर डिस्कस्ड, यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसमें 1 पर्सन 1 वोट का आइडिया होता है, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी यानी सब लोग बराबर हैं, सबको आज़ादी मिले, राइट टू माइनॉरिटीज़ यानी वो लोग जो बाकी के हिसाब से कम है, बाकी के कंपैरिजन में उनको भी सारे हक मिले। इन सारे बातों को अच्छे से डिस्कस किया गया। सम बेसिक वैल्यूज़ वेयर एक्सेप्टेड बाई ऑल लीडर्स, यानी सारे लीडर्स ने कुछ बेसिक वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड टू डिलिबरेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको डिस्कस किया। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी 1 पर्सन 1 वोट के, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी यानी हर इंसान को फ्रीडम मिले, हर इंसान फ्री हो, हर इंसान इक्वल हो, और राइट टू माइनॉरिटीज़ यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं बाकी समाज में उन्हें भी उनका अधिकार मिले। नाउ लेट्स सी इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन। In 1937, elections for provincial legislatures and ministries were held all over British India, यानी 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थे, यानी ये एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो कि लॉज बनाती है, ठीक है, तो उन्होंने जो थी वो पूरी ब्रिटिश इंडिया में फैली हुई थी। The Indian Constitution adopted many institutional details, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स कलेक्ट की है, बहुत सारों को अडॉप्ट किया है और बहुत सारे प्रोसीजर्स भी किए हैं जिसमें कुछ कॉलोनियल रूल्स भी हैं, यानी जब हम गुलाम थे तब जो कुछ रूल्स थे उन्हें भी इन्होंने अडॉप्ट किया है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 का था।
After years of thinking and discussions, our leaders got the confidence to learn from other countries but on their own terms. यानी बहुत सालों तक उन्होंने डिस्कस किया, हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर उन्हें पता चला कि हम दूसरे देशों की तरफ क्यों जा रहे हैं. फ्रांस ने किस तरह से क्रांति पाई, यूरोप ने किस तरह से क्रांति पाई, उनको जान के हमें क्या होगा, हमारा केस तो एकदम डिफरेंट है. तो उन्होंने लास्ट में कॉन्फिडेंस गेन किया कि दूसरी कंट्रीज को देखने की तरफ हम क्यों ना कुछ अपने ही टर्म्स की तरफ देखते हैं. Many of our leaders were inspired by the ideals of the French Revolution, the Revolution of Russia, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bills of Rights in the US. यानी बहुत सारे लीडर्स जो थे वो फॉरेन कंट्रीज में जो रेवोल्यूशन हुए थे उनसे इंस्पायर थे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशिया रेवोल्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन और साथ ही साथ बिल्स ऑफ राइट्स इन द यूएस. नाउ लेट्स से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी वो असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया. इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर हेल्ड इन जुलाई 1946. यानी जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कि कौन कौन उसका मेंबर बनेगा. इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946. यानी इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी, आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. The Constituent Assembly was divided into Constituent Assemblies of India and Pakistan. यानी पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये भारत और पाकिस्तान दोनों की सेम थी, पर पार्टीशन के बाद ये भी अलग हो गए. ठीक है, इंडिया की अलग और पाकिस्तान की अलग. अब जिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें 299 मेंबर्स थे. The Assembly adopted the Constitution on 26 नवंबर 1949. यानी 26 नवंबर 1949 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इसलिए हम उसे संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं. और इफेक्ट में इसे 26 जनवरी 1950 को लाया गया और इसी डे को मार्क करने के लिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. Now let's see legitimacy of the Indian Constitution today. The Constitution does not reflect the views of its members alone. यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सिर्फ उसके मेंबर्स के भाव नहीं होते हैं, साथ ही साथ इसमें पूरे जो जनता है उसके भाव भी होते हैं. यानी उनसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, उन सारे आइडियाज़ को फिर एक साथ देख के सब पे ऑब्जर्व करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के व्यू पे बन गया. Over the years, several groups have questioned some provisions of the Constitution, but no large social group or political party has ever questioned its legitimacy. यानी बहुत सारे साल हो गए हैं, अलग अलग ग्रुप्स ने इस पे सवाल उठाए कि ये रूल वो रूल, पर किसी ने भी इसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन नहीं उठाया है. Another reason for accepting the Constitution is that the Constituent Assembly represent the people of India. यानी दूसरा रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का ये है क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है. इट कुड नॉट बी चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल as देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट द टाइम. हाँ, वो बात अलग है कि ये सारे लोगों का विचार नहीं रखती है. क्यों? क्योंकि उस वक्त यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, पर हाँ भारत की जनता का जरूर रखती है. The Constituent Assembly was elected by the members of the existing provincial legislature. यानी पहले से जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन्हीं के द्वारा ये इलेक्ट किया गया था. This ensured a fair geographical share of members from all regions of the country. अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ नॉर्थ के लोग थे इसमें सारे जो पूरे कंट्री के अलग अलग रीजन्स थे सबसे लोग आए थे और उन सबको मिला के पूरे 299 मेंबर्स हुए थे. यानी हम राउंड ऑफ कर ले तो 300 मेंबर्स हम कह देते हैं. वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती है. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. यानी ये असेंबली जो थी इसकी लीडर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोग थे. यानी कुछ नॉर्थ के थे, कुछ साउथ के थे, यानी इंडिया के हर एक पार्ट को वो शो करते थे. इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज. यानी इसमें अलग अलग भाषा, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्लास, रीजन, ऑक्यूपेशन के लोग को भी थे. Finally, the Constituent Assembly worked in a systemic, open and consensual manner, which gave sacred quality to the Constitution. और आखिरकार पूरी तरह से बन जाने के बाद ये पूरी तरह से सिस्टमैटिक मैनर में काम करने लगा. ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सफल हुआ. सो ये था हमारा आज का पार्ट. विश यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.